नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है क्लास 10th जियोग्राफी। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके अंतर्गत आपने क्या करना है। नंबर 1, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि पृथ्वी पर कितना हिस्सा पानी है। पृथ्वी का 3/4 3/4 भाग यानी 71% हिस्सा वाटर है। ठीक है, और 29% हिस्सा जो है वो ज़मीन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है, यानी फ्रेश वाटर। तो ये जो टोटल पानी है इसका 97% हिस्सा खारा है। ठीक है, और लगभग 3% हिस्सा वो पीने लायक यानी मीठा पानी है। तो ये आप बताएंगे। इसी प्रकार से अलवणीय जल यानी खारा जल हमें कहाँ से मिलता है, या तो सतही प्रवाह यानी नदी के रूप में या भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि पानी किस प्रकार का रिसोर्स है। पानी एक नवीकरणीय रिसोर्स है और पुनर्चक्रणीय जलीय चक्र का हिस्सा है, यानी इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा जल जो है वो किसी न किसी रूप से वातावरण में रिसाइकिल होता रहता है। जैसे पहले वाष्प बन जाएगा, फिर बादल बन जाएंगे, बादल से बारिश हो जाएगी, बारिश होकर वो रन ऑफ के रूप में बह जाएगा, कुछ अंडरग्राउंड वाटर चला जाएगा, वापिस समुद्रों में पानी पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से एक जल का साइकिल बन जाता है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर भी जल की कमी क्यों है, यानी जब पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा पानी होने के बावजूद भी, नया बनाए जाने योग्य होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों है। 2025 में 20 करोड़ लोग पानी की कमी को झेलेंगे या झेल रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, केवल 2 पॉइंट कुछ है, यानी मोटे तौर पर 3% है। इसलिए बहुत पानी होने के बावजूद भी धरती पर पानी की कमी है। ठीक है, इसको जो बोलते हैं जल दुर्लभता, पानी की कमी होना। ठीक है, और सूखाग्रस्त इलाकों में ये समस्या और भी बढ़ जाती, जैसे राजस्थान के मरुस्थल। इसके साथ साथ मौसमी जो वितरण होता है वर्षा का, वो भी इफेक्ट करता है कि जल के संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। जैसे समर सीजन में पानी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और विंटर सीजन में पानी की डिमांड थोड़ी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो मौसम का भी प्रभाव रहेगा। अब बात आती है कि जल संसाधनों की कमी के पीछे क्या कारण है। तो इसकी कमी के पीछे कारण है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जल का असमान वितरण। तो ये आपके लिए तीनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और ये कारक हैं स्थान और समय के अनुसार इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता यानी जल का अभाव है, ऐसा कौन सा एरिया है। तो कई शहर इसके उदाहरण हो सकते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में जल हो लेकिन फिर भी इसकी कमी हो। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जो इसका असमान वितरण है, उसके कारण से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। इसके साथ साथ सिंचित क्षेत्रों में एक तो इसका अति दोहन हो रहा है, दूसरा सिंचित क्षेत्र यानी खेती के अंदर सिंचाई के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शुष्क कृषि तकनीकों का और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना चाहिए, ताकि वहाँ पर इसकी डिमांड कम हो सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहाँ पानी बहुत कम हो लेकिन फिर भी वहाँ जल का अभाव न हो। तो इसका उदाहरण है इजराइल।
इजराइल देश में केवल 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जितने हमारे भारत के थार डेजर्ट में होती है। ठीक है, फिर भी वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। जबकि भारत में इससे कई गुना ज़्यादा बारिश होती है, यानी एवरेजली 114 सेंटीमीटर बारिश भारत में होती है हर साल। फिर भी भारत के कई भाग सूखे से ग्रस्त रहते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण बताएंगे? तो आप बताएंगे देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण से हमारे भारत में जो नदियों जो बारिश बरसती है वो नदी नालों के माध्यम से तेज़ी से समुद्र में चली जाती है। इसलिए यहाँ पर पानी की कमी है, यानी हम उसका उचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार वर्षा के बाद लगभग 9 महीने बारिश होती है भारत में, मोटे तौर पर जून से सितंबर तक। लगभग आप इसको 3 से 4 महीने कह सकते हैं। तो इन महीनों में तो पर्याप्त पानी होता है, लेकिन बाद के महीनों में पानी की कमी होती है। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे कि जो औद्योगिकरण है उसका जल संसाधनों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, औद्योगिकरण का और शहरीकरण का। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करती है उद्योगों के रूप में, जिसके कारण से जो मीठे जल संसाधन यानी अलवणीय जल संसाधन के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है और अत्यधिक दोहन इसका होता है। नेक्स्ट आता है अटल भूजल योजना क्या है। अटल भूजल योजना या इसे अटल जल योजना भी कहते हैं, जो 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों या तालुकों यानी तहसीलों में 8,220 जल की कमी वाले ग्राम पंचायत में कार्यान्वित किया गया है, लागू किए गई है। इसमें चुने गए राज्यों में जल की कमी यानी अत्यधिक दोहन, गंभीर और अर्ध गंभीर ब्लॉक यानी वहाँ पर पानी की कमी ब्लॉकों की संख्या का लगभग 37% हिस्सा ऐसा है। तो अटल जो जल प्रबंधन है, इसके द्वारा जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल उपयोग के प्रति लोगों के व्यवहार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे भारत सरकार ने पानी के संरक्षण के लिए एक और मिशन शुरू किया है, उसको बोलते हैं जल जीवन मिशन। JJM इसको कहा जाता है, JJM जल जीवन मिशन। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से आप देख लेंगे कि जो जल संसाधन वो दूषित क्यों हो रहे हैं, घरेलू और अवशिष्ट के कारण, रसायन कारण, कीटनाशकों के कारण और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के कारण। तो इसी के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, ताकि लोगों को जल की गुणवत्ता या जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रेरित किया जा सके, यानी पानी को प्राथमिकता दी जाए कि उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर तक पीने योग्य पानी पाइप के द्वारा पहुंचाना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य एम क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी, वो भी मीठा और फ्रेश। समय की नेक्स्ट आता है कि समय की मांग है कि हम जल संसाधनों का संरक्षण और उनका उचित प्रबंधन करें, ताकि आने वाले जो खतरे हैं उनसे अपने आप को और स्वास्थ्य को और जल संसाधनों को बचा सकें, खाद्यान्न सुरक्षा हो सके, जीवन की जो उत्पादक क्रिया है उसको संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि जो नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वे क्या होती हैं, यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या हैं और इनके द्वारा जल प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो प्राचीन काल से ही भारत में सिंचाई के लिए अनेक जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनमें बांध बनाया जाना, जलाशय बनाना, झीलों का निर्माण कराना, नहरों का निर्माण करना, ये आमतौर पर भारत में सदियों से होता
रहा है। जैसे ऐसी ही कुछ प्राचीन जो जलीय कृतियाँ हैं, यानी इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो आप देख सकते हैं इलाहाबाद के नज़दीक, यानी प्रयागराज के नज़दीक श्रृंगवेरा में, जहाँ गंगा नदी के तट पर बाढ़ के जल को संरक्षित करने का एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांधों का, झीलों का और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका और कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी सिंचाई की व्यवस्था देखने को मिलती जो प्राचीन काल में थी। इसी प्रकार 11वीं सदी में भोपाल में भोपाल झील बनवाई गई थी, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर ऐसी झील बनवाई गई थी 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सीरी फोर्ट, लाल किले के पास में एक, वहाँ पर जल सप्लाई के लिए हौज का मतलब होता है तालाब और खास का मतलब होता है विशिष्ट लोगों के लिए, तो ऐसी एक व्यवस्था बनवाई थी। नीचे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है भारत का सबसे लंबा डैम, ऊंचा नहीं सबसे लंबा, लगभग 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये है हीराकुंड बांध, जो बना है महानदी पर उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बांध क्या होते हैं, ये जल संरक्षण में सहायक कैसे हैं। तो आप बताओगे बांध का मतलब होता है बहते हुए जल को रोकना। ठीक है, तो ये कई टाइप्स के बांध होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं या कंक्रीट के हो सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 विद्युत उत्पादन करना, घरेलू व औद्योगिक उपयोग बढ़ाना, जल की आपूर्ति करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, मनोरंजन के अतिरिक्त नौ संचालन, यानी लोग वहाँ पर टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं, नौ संचालन करना और मछली पालन आदि करना। इन्हीं कारणों से बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। जैसे कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सतलुज ब्यास बेसिन पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और हैं, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, यानी बांधों को। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। इसी प्रकार से दामोदर घाटी कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। उसमें जो दामोदर नदी में पहले बाढ़ आती थी, इसलिए इसको दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना करके अनेक छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, जिसके कारण अब पानी वहाँ का संरक्षित, जो बाढ़ है वो नहीं आती, और जल संरक्षण का एक उचित व्यवस्था वहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है कि बांधों के कारण से समस्याएं कैसे होती है। तो देखिए, कई बार बांधों के कारण से अनेक समस्याएं और विरोध भी होते हैं। जैसे नदियों पर बांध बनाए जाने से बहाव नियंत्रित करके प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से तलछट का जमाव होता है, यानी जो तलछट है, यानी जो जिसको आप न्यू एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, वो आगे नहीं पहुंच पाती है, और तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, यानी सिल्ट जमा हो जाता है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। इसी प्रकार से बांध से आगे जो हिस्सा होता है उसमें जलीय जीवों को भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उचित पानी की मात्रा नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पानी सारा बांधों के पीछे रोक लिया जाता है। इसी प्रकार से बांध जो है वो नदी को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेष अंडे देने वाली ऋतु में जलीय जीवों में जो नदियों का स्थानांतरण है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ जो बांध बनाए जाने से कई बार बहुत सारे वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। जैसे टिहरी डैम बनाए जाने के कारण से जो पुराना टिहरी कस्बा है वो डैम के पीछे पानी में डूब गया। इसी प्रकार से जब अत्यधिक बारिश हो जाती है
तो भी बांध जो है वो पानी को नियंत्रित करने में विफल हो जाते हैं। अचानक से उसके सारे गेट खोल देने पड़ते हैं, जिसके कारण से आगे नदी की घाटी में बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा एक कारण यहाँ पर आप बताओगे कि जब डैम बनाया जाता है तो तलछट डैम के पीछे जलाशय में जमा हो जाता है, और जो एक प्राकृतिक उर्वरक जिसको हम खादर मिट्टी कहते हैं वो खेतों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सारा सिल्ट डैम के पीछे जमा हो जाता है। इसी प्रकार से भूकंप आने की स्थिति में यदि डैम टूट जाता है तो भी बहुत अत्यधिक जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इससे समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आप बताओगे यहाँ पर कि इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था बनी रहे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों में सुरक्षात्मक सिंचाई व्यवस्था लागू करनी चाहिए, यानी ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हम अपना सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी बूंदों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, पाइपलाइन बिछा दी जाती हैं और स्प्रिंकल यूज कर सकते हैं। तो ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा खेतों में फसलों को बदल कर बो सकते हैं। कम पानी लेने वाली फसलें खेतों में लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है सरदार सरोवर डैम कहाँ है। ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। वहाँ पर केवड़िया एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 182 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस डैम का 4 राज्यों को लाभ होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों को जल की आपूर्ति करती है गुजरात में। तो ये आप इससे बताएंगे। हालांकि इसके ऊपर अभी भी लोग विरोध भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है। ठीक है, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदियाँ, इनके जल बंटवारे को लेकर विवाद राज्यों के बीच में होता रहता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना बांध, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कोयना बांध कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, जिसके बनाए जाने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इससे नदी के निचले हिस्सों में पानी की कमी हो जाएगी। यहाँ पर इस मैप से आपने तैयार कर लेना डैम्स को। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है चेनाब नदी पर सलाल डैम, पंजाब इसमें, हिमाचल में है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा जो है हिमाचल में है, नांगल पंजाब में है, सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर डैम है चंबल नदी पर, गांधी सागर भी और कोटा बैराज, ये सब चंबल नदी पर हैं राजस्थान में। इसी प्रकार से सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, और कोयना बांध है कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा डैम है कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी पर, और नागार्जुन सागर है ये आपका इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। पेरियार जो है वो पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा नदी पर है। और भारत का सबसे लंबा डैम जो है वो हीराकुंड डैम है महानदी पर उड़ीसा में। ये सारे डैम आप जितने भी देख रहे हैं ये सब DVC का हिस्सा है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। हरिहंद बांध हरिहंद नदी पर है जो सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें से बहुत सारे मैप आपके मैप वर्क में भी पूछे जाने। नेक्स्ट आता है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्थानीय जो लोग हैं वे भी अनेक कार्य करते रहते जल संरक्षण के लिए। जैसे भारत के पहाड़ी राज्य यानी पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में गुल और कुल बनाए गए हैं। कुल होती है एक प्रकार की नहरें। ठीक है,
गुल अथवा कुल इनको कहते हैं। छोटी छोटी वाहिकाएँ होती हैं जिसके द्वारा नदी का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई पहाड़ी एरिया के लोग करते हैं। पश्चिमी भारत में राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के एरिया को संरक्षित रखने के लिए छोटी छोटी वाहिकाएं बनाई गई हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि वर्षा का जल उसमें सिंचित हो सके और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज हो सके। राजस्थान में जैसलमेर में खादीन का मतलब जिसको हम जोड़ कहते हैं, यानी एक प्रकार का तालाब जो है वो खोद दिया जाता है, उसमें बरसात का पानी भर लिया जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही है कि बारिश हो रही है और छत के पानी आता है वो पाइप के द्वारा नीचे नलके के माध्यम से ज़मीन में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के जो अर्ध शुष्क सेमी ड्राई एरिया हैं और शुष्क एरिया हैं जैसे बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन सब के अंदर एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है जिसको टाका कहते हैं और ये एक प्रकार का कमरा होता है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है जिसको बोला जाता है पालर पानी। हालांकि इंदिरा गांधी कैनाल बनाए जाने के कारण से अब ये इम्पोर्टेंस इनका थोड़ा सा कम भी हुआ है। तो ये आप बताएंगे। इसी प्रकार से ये आ गया आपका टाँका, वर्षा का जल इसमें एकत्रित किया जाता है और इसमें पानी को पालर पानी कहते हैं, जो प्राकृतिक पानी होता है, जो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम माना जाता है। नेक्स्ट एक रोचक क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेघालय राज्य में शिलांग में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी चेरापूंजी और मोसिनराम में, ठीक है, तो वहाँ पर पानी की कमी क्यों है? तो एक्चुअल में शिलांग का पठार एक ऊंचा पर्वतीय भाग है। बारिश जो होती है तो पानी दोनों तरफ डाइवर्ट होकर नीचे आ जाता है। क्योंकि एक पथरीला धरातल है तो ये पानी को सोखता नहीं है, केवल संग्रहण ही यहाँ पर किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी, ये पंजाब में बठिंडा के पास सतलुज नदी आती है, एक ब्यास नदी आ जाती है, दोनों नदी मिल जाती हैं। यहाँ पर हरीके बैराज है, ठीक है, हरीके बैराज से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान की ओर जाती है, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जो 12 मासी पेयजल यहाँ पर उपलब्ध कराती है, जिसके कारण से अब राजस्थान के लोगों ने टाकों में वर्षा के जल को एकत्रित करने की आदत छोड़ दी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कर्नाटक के मैसूर जिले में एक गांव का नाम है गंडाथूर। वहाँ के ग्रामीणों ने अपने घरों में जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संग्रहण की उचित व्यवस्था की है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे वर्षा जल संग्रहण, तो तमिलनाडु राज्य में इसको कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट है बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? तो बांस के पौधे वो जो होते हैं खोल, तो वो खोखले होते हैं, तो उसको 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। पानी यहाँ से आएगा, ये इस पर गिरेगा और ये पानी को आगे ले जाएगा। तो इस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था मेघालय में की जाती है, जिसको हम बोलते हैं बांस सिंचाई विधि। नेक्स्ट तमिलनाडु राज्य है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर बिल्डिंग में बनाया जाना कंपलसरी है। ये आप ध्यान रखेंगे, जीके का क्वेश्चन भी है, ऑप्शन में जानबूझ के राजस्थान भी दिया जाएगा, लेकिन आपका उत्तर आएगा तमिलनाडु, जहाँ पर कंपलसरी है। तो ये आपका था चैप्टर। हम आगे अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4।